हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और स्पेशल सेशन में। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने एजर्शन रीजन की एक सीरीज चालू करी है, जिसका पार्ट 1 आप लोगों को मिल गया था और आज मिलने वाला है पार्ट 2। और उसके साथ कुछ बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स, कुछ बहुत बेहतरीन विजुअलाइजेशन मैं आप लोगों को इस सेशन में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मेक श्योर कि आप इस सेशन को सबसे पहले तो एक कॉपी पेन लेके बैठ के देखो, है ना, और स्टार्टिंग से एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों को इस सेशन में मैं नहीं सिखाने वाला हूं। तो चलो कहानी को हम लोग चालू करते हैं भाई, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चंस को लाऊंगा और फिर आपको वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलूंगा। चलो, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। आराम से सोचो क्या कह रहा है क्वेश्चन और मुझे बताओ क्या आंसर होगा। आपके यूजुअल ऑप्शन वही है इसमें कि ए ऑप्शन कहता है आपका कि आपके एजर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है और रीजनिंग जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी इज एजर्शन रीजन सही है लेकिन रीजनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है। सी है एजर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। डी है एजर्शन गलत, रीजन करेक्ट। ठीक है, तो 30 सेकेंड्स का मैं टाइम दूंगा आपको इस क्वेश्चन के लिए एंड देन हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में साथ में मिलकर सोचेंगे और देखते हैं कि हम लोग कुछ नई चीजें इस क्वेश्चन में सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते। द एडिशन ऑफ rational number and irrational number is always is equal to irrational number। ओके जी, एक बात दी हुई है इसने जिसको हमें वैलिडेट करना पड़ेगा, जिसको हमें देखना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये बात सही है या नहीं है। ठीक है, वो हम देख लेंगे और एक बार ये हम लोग ना अपने रीजन पे भी नजर मार लेते हैं, क्या पता वहां से कोई हिंट मिल जाए। द सम ऑफ irrational number and rational number इज ऑलवेज rational number। तो बेटा देखो, यहाँ पे जो ये दोनों स्टेटमेंट्स है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो तुम्हारा एक ही सही हो सकता है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। एक नई चीज मैंने क्या सिखाई, तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारी स्टेटमेंट्स में ही कॉन्ट्राडिक्शन है, तो यहां पे तुम्हारे लिए कहानी और इजी हो जाती है। एग्जामिनर तुम लोगों को फंसाना नहीं चाह रहा है, तुम लोगों को बता रहा है कि भाई देख ले, सी और डी में से आंसर होगा। अब मुझे बता दे लॉजिक लगा के कि सी और डी में से आंसर कौन सा होगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक हम लोग लगा लेते हैं। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, तो चलो एक रैशनल नंबर लेते हैं, एक इरैशनल नंबर लेते हैं और दोनों को ना ऐड करते हैं। ठीक है, दोनों को ना ऐड करते हैं। जैसे 2 एक रैशनल नंबर है, तुम लोग बोलोगे बिल्कुल है, उसमें हम लोग एक इरैशनल नंबर को ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो कि यार √3 या √5 कुछ भी ऐड कर दो तुम लोग, तुम्हें पता है ऑब्वियस सी बात है कि यार ये एक क्या बन गया, इरैशनल नंबर बन गया। अब तुम लोग सोचो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा एक भी केस तुम्हारे दिमाग में आ रहा है जहां पे तुम इसको सॉलिड तरीके से गलत बोल सको, कि तुम बोलो कि सर हाँ, राशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मैंने ऐड किया तो मेरे को इरेशनल नंबर नहीं मिला, मेरे को एक राशनल नंबर मिल गया। दैट मींस तुम्हें रीजन वाली बात सही दिखने लगी। एक भी ऐसा केस है तो मुझे बताओ जल्दी से, एक भी ऐसा केस है तो तुम लोग मुझे सोच के बताओ कि क्या तुम ऐसा कोई राशनल नंबर और इरेशनल नंबर सोच पा रहे हो जो तुम्हें रिजल्ट में इरेशनल नहीं एक राशनल नंबर दे दे। क्या ये गलत है, क्या ये सही है, बताओ जल्दी। तो तुम ऐसा कोई केस पैदा ही नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं भाई। आपका जब भी एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के साथ ऐड होगा, यू विल ऑलवेज गेट एन इरेशनल नंबर इन द रिजल्ट एंड दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो आपका जो रीजन है दैट इज सम ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, ये एकदम सरासर गलत हो जाता है। हेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को थोड़ा सा सोचने के लिए। तो ये रहा, चलो एक और तुम्हारा रियल नंबर्स का क्वेश्चन। बेटा रियल नंबर्स पे ना बहुत अच्छे अच्छे असर्शन रीजन बन सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स ना तुमने ऊपर ऊपर से पढ़ा है तुम सबने, है ना, क्योंकि तुम्हारा रियल नंबर्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा कट हो गया है। तुमने यूक्लिड लेमा नहीं पढ़ा, तुम लोगों ने एंड में रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है उसके बारे में नहीं सीखा। नाइन्थ के कॉन्सेप्ट्स तो तुम्हारे गोल ही हैं सबके। तो रियल नंबर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, मेरी जो आने वाली सीरीज है मैथ्स विद रॉकी भाई चैप्टर 2, उसमें मैं तुम्हें रियल नंबर से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक्स कवर करूंगा, बहुत सारी बेसिक बातें बताऊंगा जहां पे तुम्हारा क्वेश्चन फंस सकता था लेकिन नहीं फंसेगा वो समझने के बाद। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी रैशनल और इरेशनल।
द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल। तो यार देखो ऊपर वो कह रहा है कि यार रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, और नीचे वो इंसान कह रहा है कि यार द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल, इज ऑलवेज रैशनल। तो तुम लोग बता सकते हो, अगेन तुम्हारे ऑप्शंस वही हैं, यूजुअल ऑप्शंस वही हैं, ए बी सी डी। तो उसके हिसाब से करेक्ट आंसर बताओ। आई एम गिविंग यू गाइस 30 सेकेंड्स और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा जल्दी से। तो यार देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल। तो फिर मैं तुमको बोलता हूं कि यार ये लो, √3 इंटू √2 करो, √6, इट इज स्टिल एन इरेशनल नंबर। तो भाई तुम्हारी रीजन तो एकदम गलत हो जाता है। अब तुम्हें यहां से पता है कि तुम्हारे उसको सही होना पड़ेगा। अगर मेरे 4 ऑप्शंस वो हैं, क्या पता एग्जामिनर खेल जाए वहां पे, तो प्लीज तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्या पता तुम्हारे 4 ऑप्शंस वैसे ना हो जैसे अभी तक तुम्हें दिखते आए हैं। क्या पता वो एक ऐसा ऑप्शन ऐड कर दे जहां पे बोल दे बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स। तो प्लीज ट्रैप में मत फंसना, ध्यान रखना। तो एक बारी चेक कर लो इसको, है ना, एक बारी चेक कर लो। या तो पहले ऑप्शंस को स्कैन कर लो, ऑप्शंस में तुम्हें दिख गया कि यार एक को सही और एक को गलत वाले ऑप्शंस है मेरे पास सी और डी में, एग्जामिनर ने गेम नहीं खेला, तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आंसर तुम्हारा इसका assertion ट्रू, रीजन फॉल्स हो जाएगा। लेकिन एक बार हम लोग क्योंकि अभी चीजें सीख रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं, तो हम लोग समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी रैशनल और इरेशनल। तो यार देखो, तुम लोग जब √3 इंटू √2 करते हो तो तुमको एक इरेशनल नंबर मिल जाता है। लेकिन अगर तुम √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज इरेशनल इंटू इरेशनल, तुम्हें एक रैशनल नंबर भी मिल सकता है। अगेन तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं। अगर तुम 2 प्लस √3 को 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करते हो, तो तुम्हें पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली यूनिट लगेगी, दैट इज 4 माइनस 3 1, अगेन अ रैशनल नंबर। तो ऐसे केसेस हैं तुम्हारे पास जब तुम इर्राशनल को इर्राशनल से करते हो तो एक इर्राशनल भी मिलता है, इर्राशनल को इर्राशनल से प्रोडक्ट करते हो रैशनल दिख रहा है, इर्राशनल इंटू इर्राशनल रैशनल दिख रहा है। तो तुम्हारा प्रोडक्ट रैशनल भी आ सकता है, इर्राशनल भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन तुम कैसे नंबर्स ले रहे हो। दैट मींस तुम्हारा एजर्शन एकदम सही है। ठीक है, तुम्हारा एजर्शन एकदम सही है। चलो थोड़ा सा और नंबर देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो भाई, ये वाला क्वेश्चन करो। ये है कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। HCF ऑफ, यहां से मेरा एजर्शन चालू हो रहा है, HCF ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, नॉट कॉन्जुगेटिव, कॉन्जिक्यूटिव। चलो बनाओ। HCF of consecutive even numbers is always 3. HCF of 22 and 24 is 3. बताओ भाई क्या आंसर होगा। इतने में पानी पी लेता हूं, तुम लोग सोचो इस क्वेश्चन के बारे में। मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं तुम लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, विजुअलाइज कराऊंगा, जो तुम्हारे काम आएगी। बेटा नंबर्स पे ना अपनी पकड़ बना लो। नंबर्स को तुम जितना ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे ना, और तुम्हारे दिमाग में ना एग्जाम्पल ऑलवेज रेडी रहना चाहिए। एजर्शन रीजन में तुम्हारे को बहुत हेल्प करेगा, ये जो तुम इस तरीके से विजुअलाइज करते हो ना, नंबर्स को बहुत हेल्प करेगा। चलो, एजर्शन रीजन तुम लोगों की बेटा रीजनिंग स्किल्स चेक करते हैं कि तुम लोग कितने ज्यादा लॉजिकल तरीके से सोच सकते हो। इसलिए मेरे तो फेवरेट टाइप के क्वेश्चन है भाई ये। इसमें बच्चों को थोड़ा सा मजा आता है, घुमाने में मजा आता है। HCF ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज 3। HCF चलो देख लेते हैं, जो चीज सबसे पहले चमके ना उसको देख लेते हैं। तुम्हें पता है 22 और 24 है, दोनों के दोनों इवन नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है। 22 के बाद 24 ही आता है, कोई बोलेगा 22 के बाद 26 आता है तो भाई मार खाओगे। 22 और 24 में HCF क्या है मेरा, 3 है या नहीं है। तो तुम लोगों को मैंने बताया था, तुम लोग HCF बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। कैसे, अगर 22 में मेरे को 24 ऐड करना हो, ये तो छोटे नंबर्स हैं, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था HCF कुछ नहीं होता। जब तुम एडिशन करते वक्त जो कॉमन निकालते हो ना, कॉमन सबसे बड़ा नंबर निकालते हो, वही HCF है तुम्हारा। तुमने कभी HCF को वहां पे स्पॉट नहीं किया। तुम लोगों ने किताबी तरीके से हमेशा HCF को पढ़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे जो तुम कॉमन निकालोगे, इन दोनों में से कॉमन निकालने की बात करूं मैं, तो कॉमन तुम क्या निकालोगे, तुम देखोगे सर 1 2 4 5 6 8 10 12 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब मैक्सिमम 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर 11 प्लस क्या हो जाएगा 12। ठीक है, देखो अब 11 और 12 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो एक्चुअली ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कोप्राइम।
कोप्राइम नंबर्स हो गया। और मैंने ये बताया था, यहां से एक चीज फटाफट से अपनी नोटबुक में लिखो, जो भी आपके कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, ऑड इवन की बात नहीं कर रहा, जैसे 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, 6 7 हो गया, 7 8 हो गया, 1001 1002 1021 1022, इससे एजर्शन रीजन बन सकता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखो फटाफट से नोटबुक में, क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं। प्लीज इस पे आराम से सोचना बैठ के, ठीक है। तो ये चीज तो सरासर गलत हो गई, क्योंकि इसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 2 है। अब हम लोग विचार करते हैं इस पे। क्यों विचार करेंगे, तुम लोग बोलोगे सर एक गलत दिख गया, तो सर मेरा आंसर तो सी हो जाएगा ना। लेकिन मैंने क्या बोला था, एग्जामिनर खेल सकता है, जैसे मैंने यहां पे खेला है। ऑप्शन डी पढ़ो जरा, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ठीक है। तो प्लीज भावनाओं में मत बहना और तसल्ली से क्वेश्चन को स्कैन करना। क्वेश्चन स्कैन करने में गलती नहीं होनी चाहिए तुम लोगों से। चलो, HCF ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज 3। तो यार हम लोग ना लेने चालू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स देखते हैं, जैसे 2 4 हो गया, ठीक है, 4 6 हो गया, थोड़े बड़े नंबर ले लेते हैं, 48 50 हो गया, एक और थोड़ा सा ले लेते हैं यार, मान लो 106 108 हो गया। इन सभी का फटाफट से तुम लोग मेरे को HCF बताओ क्या होगा। मैंने स्पेसिफिक केस में जाके देख लिया कि मेरा इसका HCF क्या होगा। तो 2 और 4 का HCF क्या है, बोलो 2 है। 4 और 6 का HCF क्या है, बोलो 2 है। 48 और 50 का HCF क्या है, जल्दी बोलो। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, क्या है, 12 है, क्या है, 14 है, 16 है, कुछ है दिख रहा है तुम लोगों को। तो यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा HCF क्या है भाई साहब। तुम लोगों को अगर नहीं चमक रहा ना, तुम लोग अपने बेसिक्स पे चले जाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर गलत नहीं आना चाहिए। 4 इंटू 12 होता है ये, बोलो हाँ या ना। फिर 12 में से एक और 2 निकाल सकते हो तुम लोग, तो 8 इंटू 6 होता है। तो 6 में से एक और 2 निकाल सकते हो, तो मतलब ये क्या है, 16 इंटू 3 है। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 इंटू 3। 50 क्या है, जल्दी से बोलो, 50 है 25 इंटू 2। 50 क्या है, 25 इंटू 2, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर। इनमें से जल्दी से बता दो कॉमन क्या है। कैसे निकालते हो, अगर तुम ऐसे भी कर दे रहे हो, तुम क्या करते हो, दोनों की जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी लोएस्ट पावर तुम लोग ले लेते हो। या फिर अगर मैं तुम लोगों को बोलूं भी सही कि इसमें से कॉमन निकालो, एकदम HCF के NCERT में जो लिखा हुआ है डब्बे में भूल जाओ, और सिर्फ इन दोनों में से कॉमन निकालने की बात करूं, तो तुम मैक्सिमम 2 कॉमन निकाल सकते हो दोनों में से, है ना। तो दोबारा तुम्हारा HCF आएगा 2। तो हमने देख लिया 2 3 केसेस ऐसे मिल चुके हैं जहां पे मेरे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। इसने तो ऑलवेज वर्ड लगा दिया ना, तो ये भी गलत है। अब मेरा तुमसे सवाल ये है, जो तुम्हारे होमवर्क में जो तुम्हें सोचना है, कि क्या हमेशा 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF 2 होगा, हाँ या ना। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। ध्यान से सोचना इसके बारे में। मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। यहां पे ऑलवेज 3 था, यहां पे अगर ऑलवेज 2 होता तो क्या मेरा एजर्शन सही हो जाता या गलत हो जाता। दैट मीन्स मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जितने भी मेरे इस ब्रह्मांड में कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, क्या उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होता है। इसके बारे में आप लोगों को सोचना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा डी। दैट इज मेरा एजर्शन और रीजन दोनों के दोनों गलत है। आई होप मजा आ रहा होगा तुम लोगों को, है ना, क्योंकि तुम लोगों को एक सोचने के लिए इन सेशंस में कुछ ना कुछ मिल रहा है। और मेरे सारे सेशंस ऐसे ही रहे हैं जहां पे मैं तुम लोगों को सोचने पे मजबूर करता हूं। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर दो यार, काफी मेंटल एक्सरसाइज कर ली ना, बहुत सचवा लिया। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर दो, फिर एक और चीज सोचने को दूंगा, मजा आएगा, ठीक है। और ये जो मैं दूंगा ना तुम्हें होमवर्क, इसका मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, तो प्लीज कमेंट में लिखना, और फिर इसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग फॉरवर्ड लेके जाएंगे। जो इसका पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि तुम लोगों ने सही सोचा था या फिर गलत सोचा, ठीक है। If two positive integer m and n are expressible in the form m is equal to pq cube and n is equal to p cube q square, where pq are prime numbers, okay जी, and then HCF इज इक्वल टू, तो देख लो यार HCF तुम लोगों को पी क्यू क्यूब और पी क्यूब क्यू स्क्वायर में कॉमन निकालना है। तो P कॉमन निकल जाएगा, है ना, और उसके साथ साथ क्यू स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर HCF दिया हुआ है, दैट मीन्स ये एकदम सही है, ठीक है। HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। जल्दी से बताओ ये सही है, कोई वर्ड का खेल तो नहीं है। HCF is the product of smallest power of each common factor, common prime factor in the numbers.
प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। क्या यही लिखा है एनसीईआरटी में? लैंग्वेज यही है या नहीं है? बताओ, जल्दी से बताओ। इसका क्या सेंस? देखो, अंग्रेजी जब भी फंसाए ना, एकदम देसी लैंग्वेज में आ जाओ, एकदम इसको समझो कि तुम्हें जो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तुम लोगों ने, क्या उस कॉन्सेप्ट को तुम इस लैंग्वेज से मैच कर पा रहे हो? जैसे मैं इसको पढ़ता हूँ, ठीक है, तुम्हारे साथ। मान लो मैं 10th का बच्चा हूं, मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि एग्जामिनर फंसाने की कोशिश कर सकता है, तो मैं इसको डबल चेक करूंगा। एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जो भी मेरा कॉमन फैक्टर है मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर्स के, उनका प्रोडक्ट। और किसका प्रोडक्ट करना है? स्मॉलेस्ट पावर्स वाले नंबर्स का प्रोडक्ट करना है इन द नंबर्स। हेंस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और यही लॉजिक मैंने वहां पर लगाया भी है, और यही आपकी स्टेटमेंट भी होती है ना एचसीएफ की। एलसीएम की क्या हो जाती है ये तुम लोग जानते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है, और ये एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। दैट मींस आंसर इज। चलो आ जाते हैं। चलो ये एक क्वेश्चन करो भाई, मजेदार क्वेश्चन है। अभी इवन नंबर्स के बारे में सोचा था ना, अब ऑड नंबर्स के बारे में सोचो जल्दी से, और बताओ क्या आंसर आ रहा है। बताओ भाई, आया? गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेस। क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेस? देख लो, मैंने गुनगुनाना छोड़ दिया भाई। आजकल मेट्रो में गाने नहीं सुन रहा, जानबूझ के ईयरफोन नहीं लगाता हूँ कि जाते हुए सुनूंगा, लेकिन सुबह आते हुए सुनो तो फिर गाना गुनगुनाने लगता हूँ, है ना। HCF of consecutive odd numbers is 1, HCF of 3 and 5 is 1। ये देखो यार, सबसे पहली बात ना, ये चीज देख लो। सबसे पहले जो चीज सबसे पहले चमक रही है तुम्हें, उसको चेक कर लो। 3 और 5 का क्या होता है HCF? तुम लोग बोलोगे सर बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, तो रीजन तो सही है ना। रीजन, अगर मैं रीजन को इंडिविजुअली देख रहा हूँ, इसको मैं इंडिविजुअली देख रहा हूँ, तो सर ये बिल्कुल सही है, और यही तुम्हारा बेस्ट तरीका है असर्शन रीजन को सॉल्व करने का। तुम कनेक्शन पहले मत ढूंढो। तुम कनेक्शन ढूंढोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में ना एक थोड़ा सा इंक्लिनेशन आ जाता है, और तुम लोग ना जबरदस्ती रीजन ढूंढने लगते हो। तुम लोग पहले दोनों को ना इंडिविजुअली देखो कि इंडिविजुअली उन लोगों की क्या बातचीत है ना। इंडिविजुअली वो क्या आपको संदेश देना चाहते हैं, क्या वो संदेश सही है या नहीं है। बाद में आप संदेशों को लिंक करने की सोचना, ठीक है। वरना तुम लोग वैसे करोगे ना कि पहले इसको पढ़ोगे और फिर लिंक निकालोगे, तो वहां पे तुम बहुत से क्वेश्चन में फंस जाओगे। जैसे अभी मैं एक ट्रायंगल्स का क्वेश्चन दूंगा, तुम वहां पे फंस जाओगे अगर वैसे सोचोगे तो, ठीक है। HCF ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 1। HCF ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। देखो, अभी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स के बारे में सोचा था ना, अब इसके बारे में सोचते हैं हम लोग मिलके। तो तुमको पता चल गया यार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात हो रही है, तो तुम लोग लेना चालू कर दो। जैसे 3 और 5 तो हो गया, 5 और 7 ले लो यार, ठीक है। तुम फिर 7 और 9 ले लो, 1 और 3 भी ले सकते हो वो, लेकिन तुम्हें पता ही है ना। कुछ बड़े नंबर ले लो, 73 और 75 ले लो। ऑड है दोनों के दोनों, प्राइम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ऑड की बात हो रही है, ध्यान रखना। और 103 105 ले लो, ठीक है। 937 939 ले लो। बहुत सारे नंबर्स लेके देखो अपने दिमाग में, और बताओ क्या इन सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है? क्या इन सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है? जल्दी से बताओ। 5 और 7 का तुम लोग बोलोगे सर बहुत क्लियरली दिख रहा है 1 है। 7 और 9 का बहुत क्लियरली दिख रहा है सर 1 है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा, सोचो थोड़ा सा। 73 और 75 के पास क्या कोई और नंबर्स हैं? क्या कोई ऐसे नंबर्स हैं जो कि इनको एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर दे दे? तो यार देखो, 73 किसी के टेबल में आता है या नहीं आता? पहले तो मेरे को ये बताओ कि 73 प्राइम है या नहीं है? बोलो जल्दी से बोलो, 73 प्राइम है या नहीं है? जल्दी बताओ, है ना। 73 प्राइम है या नहीं है, उसके हिसाब से सोचो, और फिर देखो कि 75 तो प्राइम नहीं होता भाई। तो अगर इसके पास एक और 73 ही है सिर्फ और सिर्फ एज इट्स फैक्टर्स, अगर 73 प्राइम है, सोचने का तरीका बता रहा हूं, इससे तुम्हें इवन नंबर्स वाले में हिंट मिलेगा।
तो तुम्हें पता है 75 के पास तो बहुत सारे हैं, लेकिन 73 को और कुछ अलाउड ही नहीं है, सिर्फ 1 और 73। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, ओनली 1, क्योंकि 73 इसका फैक्टर नहीं है। तो सिर्फ 1 73 का और 75 का फैक्टर हो जाएगा। सोचना इसके बारे में, मजा आएगा। 103 और 105 के बीच में सोचो। अब पहले तो ये सोचो कि इन दोनों में से प्राइम नंबर है या नहीं है कोई, है ना, कोई इन दोनों में से प्राइम नंबर है या नहीं है, सबसे पहले तो ये सोचो, और फिर यही फंडा लगाओ जो मैंने लगाया है। अब तुम लोगों को दिखेगा कि तुम्हारा HCF जो है वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का, HCF ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज 1। तुम चेक कर सकते हो, कोई से भी नंबर्स ले जाके देख लो, तुम्हें दिखेगा कि HCF कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का क्या होता है, हमेशा 1 होता है। दैट मीन्स आपकी एजर्शन एकदम सही है बच्चों। अब कनेक्शन ढूंढो। अब मुझे बताओ, क्या तुम इस रीजन से इस एजर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, जल्दी बताओ, क्या तुम इस एजर्शन से इस रीजन को एक्सप्लेन कर पा रहे हो? और फिर मैं इसमें एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन तुम लोगों से पूछूंगा, जो तुम्हारा दूसरा होमवर्क क्वेश्चन होगा, दूसरी मेंटल एक्सरसाइज होगी। बताओ। तो तुम लोग बोलोगे सर ये वाली बात सही है, हमने चेक करके देख ली है, और ये वाली बात भी अपने आप में सही है, इंडिविजुअली सही है, HCF ऑफ 3 एंड 5। तो इसने ना एक हमें स्पेसिफिक केस दिया है सोचने के लिए, है ना, स्पेसिफिक केस दिया है सोचने के लिए। ये हो गया स्टेटमेंट फॉर्मेट में। अगर वो रीजन में बेटा यही लिख देता, है ना, सुनो मेरी बात, अगर वो एजर्शन में ये लिख रहा है और रीजन में लिख लेता कि HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 1, तो दोनों में फर्क नहीं रहता ना। तो इसलिए वो रीजनिंग में ना हमें कोई लॉजिक ना देके सिर्फ यही बेस्ट लॉजिक दे सकता है, जिसपे हम सोचना चालू कर सकते हैं। तो इसमें मैं बी नहीं लगाऊंगा, जो तुम में से ज्यादा जनता लगाएगी। बी क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आप इसके रीजन के बारे में सोचो, रीजन के बारे में आप ऐसे ही सोचोगे ना, आप नंबर्स लोगे और आपने वही किया है जो उसने किया है, तो उसने आपको एक तरीके से हिंट दी है, चालू शुरुआत करवाई है, अप्रोच दी है। तो मैं यहां पे आंसर लगाऊंगा जो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, दैट इज ए, कि आपका एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन आपको एक तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझा रहा है कि किस अप्रोच में आप अपनी एजर्शन को जाके देख सकते हो। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन और आपकी मेंटल एक्सरसाइज और आपका होमवर्क, क्या क्या ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन याद है, क्या आपके दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF हमेशा 2 होगा? पहला मेंटल एक्सरसाइज, पहला होमवर्क क्वेश्चन ये था। दूसरा होमवर्क क्वेश्चन बच्चों ये है, क्या दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, जब तुम सोचोगे ना तो मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा, क्या दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में से एक हमेशा प्राइम नंबर होगा? देखो, तुम लोग इस डायरेक्शन में सोचते नहीं हो, लेकिन अब चालू करोगे सोचना, बिकॉज ऑफ मी। प्राइम नंबर होगा। क्वेश्चन समझ आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो अगर जिसको नहीं समझ आया। आप जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखते हो, जैसे 5 7 लिखा, 7 9 लिखा, 73 75 लिखा, 103 105, ऐसे जहान में जो भी आपके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, क्या उनमें से एक हमेशा प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा? मेरे को ये जानना है बेटा, ये बहुत बेहतरीन चीजें हैं। कोई सोचता नहीं है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन तुम लोग सोचोगे तो तुम लोगों को एक अच्छी विजुअलाइजेशन मिलेगी, एक अच्छी सोचने की कैपेसिटी होगी तुम लोगों की, और फिर तुम लोगों को अगर कोई नया क्वेश्चन दिखेगा तो तुम लोग उस क्वेश्चन के बारे में सोच पाओगे। तो जब नया क्वेश्चन के बारे में तुम सोचने लायक हो जाओगे, तभी तो नए क्वेश्चन को फोड़ पाओगे। जैसे भी क्वेश्चन बैंक में तुम लोगों को कुछ विजुअलाइजेशन वाले नए क्वेश्चन दिख गए, क्योंकि तुम उसको मुश्किल बोल रहे हो, बिकॉज तुम लोग एक नए क्वेश्चन को ढंग से अप्रोच करना नहीं जानते। नए क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए एक स्किल डेवलप करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है जब आप किसी भी नई चीज को देखो तो उसके बारे में सोचने की क्षमता रखते हो। तो ये आपको जो होमवर्क दे रहा हूं, ये आप लोग के लिए नया है, और आप इस पे खुद सोचोगे, और अगले सेशन में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब थोड़े से और क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन को कर दो, एक इजी क्वेश्चन है भाई। तुम लोग बोलोगे सर इतना सोचवा देते हो, हमारा दिमाग खर्च करा रहे हो फ्री में, हमारा दिमाग खर्च करा रहे हो, हमारे दिमाग की कीमत कम हो जाएगी सर, इतना दिमाग मत खर्च करवाया करो, है ना। और ज्यादा बेटा लंबा सेशन नहीं रहेगा, मैं ट्राई करूंगा कि 45-50 मिनट्स के अंदर मैं वाला सेशन को रैप कर दूं। चलो इस वाले क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से, और बताओ क्या आंसर आ रहा है। I give you 30 seconds to solve this question. 30 seconds. ठीक है,
और यार मुझे बताओ, मैं लाइव आया था कल, तो तुम लोगों से इंटरेक्ट करके बहुत मजा आया। और तुम लोगों को पता है ना, पता है या नहीं? क्या सर, क्या सर? तो सुनो, सैटरडे आ रहा है मैथ्स मेनिया। मैथ्स मेनिया में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा और वहां पर होगा तुम लोगों का रियल टेस्ट। लेट नाइट क्विज, लेट नाइट बैटल होगा। और यहां पे वही आएगा जो अपने आप को समझता है कि उसने मैथ्स को ढंग से पढ़ी है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपकी विजुअलाइजेशन चेक होगी, जिसमें आप लोगों की कैलकुलेशन चेक होगी। मजा आएगा तुम लोगों को, ठीक है? तो तुम लोगों की एक अच्छी मेंटल एक्सरसाइज होने वाली है। और कब होगा ये मैथ्स मेनिया? सैटरडे होगा। और मैथ्स विद रॉकी भाई चैप्टर 2 इज आल्सो कमिंग सून। फ्राइडे को आना था, आज आना था, लेकिन आज नहीं आया दोस्तों, आएगा मंडे को, ठीक है? तो उसको मंडे को हम लोग पहला सेशन को लॉन्च करेंगे, लाइव लाएंगे। चलो इस वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं भाई। थोड़ा सा मैं ज्यादा भावुक हो जाता हूँ जब मैं कोई चीज क्रिएट करता हूँ ना। जैसे मैथ्स मेनिया मेरा आइडिया है ना? मैथ्स विद रॉकी भाई वाला मेरा आइडिया था। तो फिर जब उस पर रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है ना, तो दिल से बहुत अच्छा लगता है यार। तो तुम लोग अपने दोस्तों यारों को लेकर आना, है ना? अपने रॉकी भाई के लिए, अपने गगन मक्कड़ सर के लिए। और यार तुम लोग ना बोलते रहते हो कि सर आपकी वन शॉट की सेशंस एडेड नहीं है, कुछ नहीं है। तो यार तुम लोग ना थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो। तुम लोग मेरा सर्च करो, जैसे ए रिलेटेड सर्कल, या फिर एक काम करो, सिर्फ ना गूगल पे, क्या सर्च करो, गूगल पे बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे सर्च करो, ऊपर सर्च वाला आता है ना, गगन मक्कड़ सर। लेक्चर मत डालो, नाम मत डालो टॉपिक के। तुम्हें ना बहुत सारे ऐसे सेशंस मिल जाएंगे। तुम्हें उसमें से लग रहा है तुम्हें स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, तुम स्टैटिस्टिक्स खोल लो। तुम्हें लग रहा है ट्रायंगल्स पढ़ना है, तुम ट्रायंगल्स पढ़ लो। तुम्हें लगना है तुम्हें ऑब्जेक्टिव फंडे पढ़ने हैं, तुम ऑब्जेक्टिव फंडे पढ़ रहे हो। सुपर 500 पढ़ना है, सुपर 500। तो गगन मक्कड़ सर डालोगे तो बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल जाएंगी। चलो क्या कह रहा है? एसर्शन इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है जी, बना देते हैं। ए बी सी, राइट एंगल एट बी का मतलब ये होता है, पता है ना? ए बी तुम्हारा 24 है, बी सी तुम्हारा 7 है। देन द वैल्यू ऑफ tan सी। tan सी बेटा, आप मेरे को ये 7 24 पता है, तो कोई मेरे को ये बता सकता है? जल्दी बताओ, चुटकियों में, विद इन फ्यू सेकंड्स। मतलब एक सेकंड भी नहीं लगना चाहिए तुम्हें ये वाली साइड बताने के लिए, क्योंकि तुम्हें इतनी मेहनत करके मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पढ़ाए हैं। अगर तुम अब पाइथागोरस लगा रहे होगे ना, दिमाग में थप्पड़ खाओगे मुझसे। देखो, और मैं बता भी देता हूँ, अगर कभी कंफ्यूज हो ना, तो यूनिट डिजिट के पास चले जाया करो। 24 का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर एंड में आता है ना? तो आपके यूनिट डिजिट पे इसके जो भी आएगा वो होगा 6। 6 और इसका आता है एंड में 9। जब स्क्वायर करोगे तो 6 और 9 क्या बनाते हैं? 15 बनाते हैं। तो अगर आपको अब चाहिए 5, ऐसा नंबर चाहिए जिसको स्क्वायर करने के बाद आए एंड में यूनिट डिजिट पे 5, तो आप वहां से हिंट कर सकते हो कि आपको अगर कंफ्यूजन हो रही थी सर 27 28 होता था, क्या होता था, तो आप यहाँ से अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हो और 25 लिख सकते हो, क्योंकि 25 का स्क्वायर के एंड में 5 आएगा। तो मैंने आपको वो सारी चीजें दी हैं कि आप अगर कभी मान लो मझधार में फंस भी जाते हो ना, तो आपके पास वो सारे टूल्स हैं जिससे आप अपने आप को निकाल सकते हो। tan c क्या हो जाएगा बेटा? 24/7, वही उसने लिखा हुआ है, दैट मीन्स दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। tan c इज इक्वल टू अपोजिट साइड बटा एडजेसेंट साइड, दैट इज अपोजिट साइड बटा एडजेसेंट साइड, एब्सोल्युटली राइट। और यही लॉजिक हम लोगों ने लगाया भी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आज का सबसे इजी सवाल, है ना? चलो और क्वेश्चन करते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन को बनाओ। एक सरफेस एरिया वॉल्यूम का सिंपल सा एजर्शन लेकर आया हूं, एजर्शन रीजन लेकर आया हूं, सॉल्व करो। क्या कह रहे हैं भाई राघविंदर सर? अच्छा जी, नाइस 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 नाइस। चलो, रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो यूनिट में तो उसने कोई गड़बड़ नहीं करी है। कभी कभी क्या होगा, अगर उसको खेलना होगा ना, तो तुम्हें वो मैग्नीट्यूड में सही आंसर देगा और यूनिट में गलत दे देगा। तो इसको भी प्लीज चेक करना, है ना? ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो तुम लोगों को ध्यान रखनी है। प्लीज स्कैन अच्छे से करना क्वेश्चन को। रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज दिस। तो हम लोग निकाल लेते हैं। 1/3 आएगा, और फिर यहाँ पे 22/7 आएगा, और फिर आएगा आर स्क्वायर, और फिर आएगा एच, है ना? कोन ही है ना भाई? हाँ, सही फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ से इनको बोलो कि तुम जाओ भाड़ में, है ना? तो ये हो जाएगा 44 × 6,
तो 40 को पहले 6 से कर लो 240 और उसमें 24 जोड़ दो, ये एकदम सही है, एकदम करेक्ट कैलकुलेशन है। तो प्लीज कैलकुलेशन चेक करना, वो 284 भी दे सकता था या फिर 264 मीटर क्यूब दे सकता था, तो ध्यान रखना उस चीज का कि कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है वो। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर 2h। 2h है या आर स्क्वायर है, तो कंफ्यूजन मत करना प्लीज, हमेशा ना स्क्वायरिंग को ना या तो वो ऐसे लिखेगा या तो वो ऐसे लिखेगा, इसका मतलब होता है आर का स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जब मैं ऑफलाइन में वाला क्वेश्चन कराता था, सर ये तो 2h दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, तो बेटा ये आर स्क्वायर का 2 है प्लीज, तो ये भी आपका एकदम सही है। तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलो और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक और सरफेस एरिया का क्वेश्चन, और इसको मैं बोलूंगा कि अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन वाला क्वेश्चन है ना। ये कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्वेश्चंस में यूज करते हैं, लेकिन इसको एजर्शन रीजन के फॉर्मेट में वो पूछ सकता है। तो आप लोगों के सामने एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जिसपे आप आराम से 30 सेकंड पढ़ो और मेरे को बताओ क्या आंसर होगा। Savitri had to make a model of a cylindrical kaleidoscope for her science project. Okay जी। She wanted to use chart paper to make the curved surface area of the kaleidoscope. बहुत खूबसूरत बात लिखी है भाई, ये भी बात सही है ना। So curved surface area of the kaleidoscope 550 centimeter square would be the area of chart paper required by her if she wanted to make a kaleidoscope of length this and radius this. Area of the chart paper required, तो तुम्हें यार ये चीज ना मैंने सिखाई है सरफेस एरिया और वॉल्यूम में, कि जब आप एक रेक्टेंगुलर शीट से क्या करते हो, एक सिलेंडर को बनाते हो, तो आप फोल्डिंग करते हो, है ना, फोल्डिंग करते हो अलोंग द लेंथ, किसी भी ऐसे भी हो सकती है फोल्डिंग, ऐसे भी हो सकती है। अब क्वेश्चन में देखते हैं वो क्या बात कर रहा है ना। क्वेश्चन में देखते हैं वो क्या बात कर रहा है। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर वुड बी द एरिया ऑफ द चार्ट पेपर, तो वो बेटा फोल्डिंग की बात ही नहीं कर रहा, वो हमसे ना सिर्फ और सिर्फ एरिया जानना चाहता है जो चार्ट पेपर का लगेगा अगर उसको ये कलाइडोस्कोप बनाना है, लेंथ 25 का, ठीक है, और रेडियस 3.5 का, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे देखते हैं बच्चों, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दैट इज 7/2 इंटू दिस 25। तो तुम लोग बोलोगे यहाँ से इसको उड़ाओ, यहाँ से इसको उड़ाओ, 22 इंटू 25 आंसर आएगा, 25 को पहले 20 से कर दो तो सर 500 हो जाएगा, और फिर 2 और हो जाएंगे तो 550, एकदम करेक्ट इसने बोला है कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर की शीट लगेगी जो इसका सरफेस एरिया होगा। वही तो जाके जब ये रोल होगा तो वही तो जाके ये गोले वाला सरफेस बनेगा ना बेटा, है ना। तो यहां से आपको पता चला कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया था वो आया कहां से होगा, इस पेपर से, इस शीट से आया होगा। तो जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया था उतनी ही आपको चार्ट पेपर का एरिया भी चाहिए, हेंस दिस इज करेक्ट, एजर्शन सही है। एरिया ऑफ द चार्ट पेपर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कलाइडोस्कोप, और उसने फिर वैल्यू भी लिख दी है 2πrs, तो एकदम सही है। और वही जो हमने लॉजिक लगाया वही उसने लगाया, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation of your assertion। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, इस वाले क्वेश्चन को बनाइए, देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को बना पाएगा 30 सेकंड के अंदर। और आज ना एंड में एक क्वेश्चन लाया हूं यार, कल तुम लोगों को राघविंदर सर के साथ लाइव सेशन में बहुत सारे मैंने मजेदार क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें से एक दो क्वेश्चन में ना बच्चों को कंफ्यूजन रह गई, तो मैं उसको आज दोबारा से सॉल्व करवा दूं। जय हिंद भाई, जय हिंद। Number of spherical balls that can be made out of a solid cube whose edge is 44 centimeter, each ball being 4 centimeter in diameter is this। तो सबसे पहले यार हमें इसको ना सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप एक क्यूब से बहुत सारी स्फेरिकल बॉल्स निकाल रहे हो। सबसे पहला तो गेम आपका ये है ना, एक क्यूब से आप बहुत सारी स्फेरिकल बॉल्स निकाल रहे हो। तो आपका जो क्यूब का जो एज लेंथ है वो दिया हुआ है बेटा किसके बराबर, 44 के बराबर। दैट मीन्स किसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, दैट मीन्स 44 इंटू 44 इंटू 44, एंड बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स, फंसा सकता है वहां पे, ठीक है। तो अब आपको पता है इससे निकलनी है कितनी स्फेरिकल बॉल्स निकलनी है, तो उसने नंबर पूछा है, दैट मीन्स n इंटू स्फेरिकल बॉल्स
का उसने दिया हुआ है डायमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर का क्यूब, आर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज आंच, आंच हो जाएगा आंच। भैया जी च्वेंची के मोमोज है ना यार ऐसे मीम बनते हैं। चलो तो अब थोड़ी सी काटा पीटी चालू करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पे काटा पीटी हो रही है। तो चलो यार 1/22 को भेज देते हैं यहाँ पर और बोलते हैं तू 2 रख, ठीक है, और फिर इन भैया को बोलते हैं कि तू यहाँ पे कट जा और तू 2 रख, ओके, और फिर इनको बोलते हैं कि यार तुम अपना एक 2 दे दो और इसको इससे उड़ा देते हैं, फिर बोलेंगे तू अपना एक और 2 दे दे और इसको उड़ा दे, ठीक है, और फिर एक काम करेंगे, इसको बोलेंगे तू अपना 4 दे दे डायरेक्टली और इसको उड़ा दे, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारा न्यूमरेटर खत्म हो चुका है और यहाँ पे क्या बचा है 11 इंटू इसका भी 11, इस भैया को तो पूरा ही बलिदान कर दिया तुमने, बड़ी नाइंसाफी करी है, 3 और 7 ये आएगा n के बराबर। तो अब यहाँ से तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये क्या है 11 इंटू 11 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 121 इंटू 21, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा यूनिट डिजिट तो मेरे को सही लग रहा है, तो अब 1 to 1 को जब 20 से तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 1210 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। तो 121 इंटू 2 होता है बेटा तुम्हारा 242, 242 होगा तो 242 के आगे एक जीरो चिपका दोगे और फिर 121 का एक और रह गया तो 121 और ऐड कर दोगे। देखो ऐसी कैलकुलेशन हैक्स तुम लोगों को आनी चाहिए और मैंने सिखाई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2541, हेंस ये चीज एकदम सही है। नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन बॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लीड। देखो इसने ना उल्टा लिख दिया, लेकिन तुम लोग जल्दबाजी में ना पढ़ के ना यही लॉजिक लगा दोगे कि हाँ सर एन इंटू तो यही किया, लेकिन एन निकला कैसे है वॉल्यूम ऑफ लीड या फिर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, है ना, वैसे निकला ना, इसने उल्टा कर दिया, तो रीजन मेरा क्या है गलत है, हेंस इसका आंसर हो जाएगा assertion इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। चलो और क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, ये वाले क्वेश्चन को करो। इस वाले क्वेश्चन में ना बहुत बच्चे फंसेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं टाइम देख लूँ 37 मिनट्स हो गए हैं, चलो 37 मिनट्स हो गए हैं, 50 मिनट्स तक खींचे गए यार, माफ करना, 5 मिनट तुम्हारा डेटा पैक और खाऊंगा और एंड में तुम्हें अपकमिंग सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन भी देनी है, तो 2-3 मिनट और लगेंगे, ठीक है। तो माफी चाहता हूँ कि आज का सेशन 45 मिनट से ऊपर हो गया, है ना, माफ कर देना अपने प्यारे से सर को। D and E are points on the sides AB and AC respectively of triangle ABC, बहुत खूबसूरत बात है, such that DE is parallel to BC, okay जी। Then the value of x is 11 when AD is equal to 4, DB is equal to x minus 4, AE is equal to 8 and EC is equal to 3x minus 19। अब यार तुम लोगों में से मतलब मान लो जिसने परसों पढ़ना भी चालू करा है ना, तो वो बच्चा बीपीटी तो पढ़ गया होगा, है ना, उसको बीपीटी के बारे में तो पता होगा कि अगर आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हो जो आपकी एक लाइन ऑफ ट्राइंगल, लाइन सेगमेंट ऑफ ट्राइंगल के पैरेलल है, तो जो वो लाइन है पैरेलल लाइन है वो बाकी दो साइड्स को प्रोपोर्शनल कट्स देती है ना, प्रोपोर्शनली कट करती है, दैट मींस AD by DB will be equal to AE by EC। इससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बना सकता हूं मैं, जहां पे तुम बीपीटी को विजुअलाइज कर नहीं पाओगे और तुम फंस जाओगे वहां पे, जैसे भी क्वेश्चन बैंक में आया था, तो उसके क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आने वाले टाइम में, पैरेलल इंटरसेप्ट थ्योरम वाले क्वेश्चंस। तो यहां से तुम बोलोगे 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 19। कुर्बानी दे दी उसने, तो यहाँ पे कुर्बानी होगी ऐसी 3x माइनस 19 इज इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 8, तो इसको यहाँ ले जाओगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 19 में से 8 माइनस 8 प्लस 19 दैट इज 11, तो 11 ही दिया हुआ उसने x, दैट इज दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द रीजन। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल in the same ratio, then it is parallel to the third side. Tell me if this is BPT or if this is converse of BPT first. पहले तुम लोग बताओ मुझे, क्या ये BPT है बालकों परिंदों या फिर ये कन्वर्स ऑफ BPT है, जल्दी से बताओ।
बीपीटी क्या कहता है, अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो वो प्रोपोर्शनल कट देता है। इसके उल्टा दिया हुआ है कि अगर एक लाइन है जो कि प्रोपोर्शनल कट दे रही है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी, है ना, वो थर्ड साइड के। तो दिस इज नथिंग बट कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो दिमाग में ये पार्टीशन करना बहुत जरूरी है कि बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी में फर्क क्या है। तो अब तुमने यहां पर ये चीज भी सही है भाई, है ना, एकदम सही है। तो अब मेरे को बताओ यहाँ पे तुम लोगों ने बीपीटी लगाई है या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाई है? तुमने एजर्शन को प्रूफ करने के लिए, एजर्शन को देखने के लिए तुमने बीपीटी लगाई है या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाई है? तुम बोलोगे सर घुमा फिरा के बात तो सेम ही है ना, घुमा फिरा के कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, आपका ये भी ये बोल दे रहा है कि यार प्रोपोर्शनल कट्स होंगे तो पैरेलल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो इसने बोला हुआ गिवन क्या है, D इज पैरेलल टू BC, मतलब ऊपर वाले में आपने जो ये किया है ना, ये बीपीटी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं है। भले ही ये आपस में, भले ही ये एक दूसरे मतलब इंडिविजुअली करेक्ट हैं दोनों के दोनों, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन आपने बीपीटी यूज किया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं यूज करिए। तो प्लीज इसमें ना अपने आप से एज्यूम मत कराना कि बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो सर सेम ही बातचीत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों की स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा अंतर है, कहने के तरीके में बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of A, ठीक है। इसमें मैं बता रहा हूं बहुत जनता फंस जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी, 99% जनता इसमें ना A मारेगी आंसर, लेकिन इसका करेक्ट आंसर B है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, चलो एजर्शन रीजन का लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम लोग कल वाले क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे, और फिर मैं तुम लोगों से प्यार से विदा ले लूंगा। x square plus 7x plus 12 has no real zeros. A quadratic polynomial can have at most 2 zeros, मतलब इसका ये है कहने का। तो यार तुम लोगों को पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नो जीरोस का केस भी होता है, 1 जीरो वाला केस भी होता है, और 2 जीरोस वाला केस भी होता है। 2 से ऊपर वाले किसी ने देख लिए हैं क्या कभी? तो बेटा तुम्हें यह भी पता होना चाहिए, जो तुम्हारी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उतने ही तुम्हारे मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। मिनिमम की बात हम लोग केस टू केस पे डिपेंड करती है कैसे होंगे। तो जब तुम्हारे जो भी डिग्री होगी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तुम लोग बोलोगे सर 2 होती है, तो इसके मैक्सिमम जीरोस दैट इज एट द मोस्ट कितने हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं। ये बात एकदम सही है, एकदम सही है। तो इस पे और तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके से कि डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जीरोस की बात कर दे कि अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसके मैक्सिमम जीरोस इतने होंगे क्या, तो वो बात एकदम सही है। अब देखते हैं इसके जीरोस के बारे में बात करें, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12 दैट इज 48, दैट इज जो भी आएगा वो ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है ना, 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स भाई ये तो आप लोगों का डिस्टिंक्ट रूट वाला केस आ गया, डिस्टिंक्ट एंड रियल वाला, और ये तो नो बोल रहा है, तो ये चीज सरासर गलत है, एजर्शन गलत है, रीजन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो और तो क्वेश्चन नहीं बचे। और देखो यार कितने प्यार से आज मैंने एजर्शन रीजन लिखा है तुम्हारे लिए, तो एक बारी तारीफ कर देना, है ना, कि क्या सर मजा आ गया एजर्शन रीजन की, आपने जिस तरीके से कैलीग्राफी दिखाई है हम लोगों को। चलो ये सब क्वेश्चंस हो गए, देख लो मजाक मजाक में इतनी सारी चीजें सिखा दी तुम लोगों को। चलो तो यार अब ना कुछ एक क्वेश्चन जो मैंने किया था, और एक क्वेश्चन तुम लोगों को जो सोचना सिखाएगा, और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क 3। तो तुम लोग बोलोगे सर इतनी सारी चीजें एक ही दिन में, हाँ बेटा सोचना तो पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम लोग बाकी बच्चों से अलग हो पाएंगे। तो यार ये क्वेश्चन ना कल मैंने राघवेंद्र सर के साथ तुम्हारे लिए सेशन में इंक्लूड किया था, और ये क्वेश्चन मेरे सुपर 500 में भी है। तो अब यार देखो कहानी क्या चालू होती है, S1 be the sum of first n odd natural numbers। तो फर्स्ट n odd natural numbers की जब मैं बात करता हूं तो 1 + 3 + 5 अप टू तुम क्या करोगे nth टर्म तक, nth टर्म तक जो भी तुम्हारे नंबर लैंड करेंगे तुम उसका सम लोगे, है ना, जो भी तुम्हारे होंगे उसका तुम सम लोगे। तो उसके लिए सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, nth टर्म पे कौन भैया आएंगे वो निकालोगे यूजिंग a, है ना, यूजिंग a, क्लियर। तो ए एन क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम लोग बोलोगे सर ए दैट इज 1 + n - 1 इंटू डी क्या है सर 2 है। तो आप यहां से निकालोगे तो आपको पता चलेगा 2n - 2, तो 2n - 1 हो जाएगा। तो एक्चुअली आपकी nth टर्म पे जो भैया किराएदार की तरह बैठे होंगे वो कौन होगा, 2n - 1। तो अब आप लोग निकालोगे क्या, एस एन निकालोगे। एस एन कैसे निकालते हैं, आप लोग बोलोगे सर बहुत सिंपल सी बात है, n/2 a + n/2 2a + n - 1 इंटू डी।
है ना, तो इससे निकाल सकते हैं। तो अब क्योंकि हम लोग an निकालने की मेहनत कर चुके हैं तो हम लोग सिर्फ ये लिख देंगे n/2 और 1 + 2n - 1। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा n², है ना। अब कुछ बच्चे, कुछ स्मार्ट बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसे ना आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते थे, आपने क्यों करा n/2 तो 2a मतलब 2 + n - 1 × 2, है ना, इंटू 2। तो सर यहाँ से भी आपको डायरेक्टली n² मिल जाता, लेकिन मैं तुम लोगों को ये nth टर्म के बारे में बताना चाहता था। अब ये तुम्हारे दिमाग में ना सबकॉन्शियसली बैठ जानी चाहिए कि अगर हमारी एक ऑड टर्म की सीरीज दूं मैं तुम्हें, तो तुम्हें जब nth टर्म पे पूछूं कौन सा किराएदार बैठा है तो एकदम मुंह से निकलना चाहिए सर 2n - 1। ठीक है, 2n - 1। बोलो समझ आई बातचीत। ऐसे ही तुम लोग निकाल सकते हो, और ये मैंने एज अ रिजल्ट और तुम्हें बताया भी हुआ है। तुम लोग जब ऑब्जर्व करो 1 + 3 + 5, अगर मैं 3 ऑड नंबर लेता हूं तो इनका सम क्या होता है 4 + 9, दैट इज 3 के स्क्वायर के बराबर। अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं 7, 1 + 3 + 5 + 7, 4 फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है 16, दैट इज 4²। तो देखो जितने नेचुरल नंबर्स, जितने ऑड नेचुरल नंबर्स ले रहे हो उसी का स्क्वायर ही उसका सम आ रहा है। तो मतलब जब आप सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर लोगे तो उसका सम क्या आएगा n², वही हमने प्रूफ किया। तो आपको एपी की जरूरत नहीं थी एक्चुअली ये चीज ऑब्जर्व करने के लिए। यहां से पता चलता है कि आप लोग कितने पानी में हो, क्योंकि ये चीज मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। ऐसे ही आपको S2 क्या दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, तो आप इसके बारे में पहले विजुअलाइज करो, फिर इसको एपी से क्या करना वेरीफाई करना कि आपने सही सोचा है नहीं सोचा। तो आपका सम ऑफ फर्स्ट इवन n इवन नेचुरल नंबर्स का सम क्या हो जाता है n × n + 1। तो जिस बच्चे को भाई डायरेक्टली ये रिजल्ट याद होंगे वो तो देख लेगा कि सर आपने S1 बटे S2 पूछा है तो n² बटा n × n + 1 आपने पूछा है सर, एक n से n उड़ा दूंगा तो आंसर आ जाएगा n / n + 1, दैट इज आंसर हो जाएगा C। बहुत खूबसूरत बात है ना, बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन यहां पे मैं तुम लोगों को ना कुछ ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं, जिस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को कल सॉल्व किया था, जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि सर ये कैसे हो गया। तो बेटा मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, S1 जो है वो 1 + 3 + 5 ऐसे करते करते बेटा nth टर्म पे जो भी आ रहा है उसका सम है ना। S2 जो है 2 + 4 + 6 ऐसे करते करते बेटा nth टर्म पे जो भैया रहते होंगे उनका सम है ना, और इन्हीं का आपको रेशो चाहिए। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, इस n को उसने डिफाइन किया है क्या? इस n को उसने डिफाइन किया है क्या? उसने तो एक जनरल तरीके से आपको बोल दिया ना कि nth टर्म तक चले जाओ, तो मैं nth टर्म को अपनी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म कुछ भी बोल सकता हूं ना। उसने nth टर्म को डिफाइन नहीं किया कि कितने आपको टर्म्स लेनी है, उसने तो बोल दिया n ऑड नेचुरल नंबर्स, n इवन नेचुरल नंबर्स। तो मैं यहां पे एक स्मार्ट तरीका खेल सकता हूं कि मैं अपनी सीरीज को ना काट दूं, कि मैं ये nth टर्म को अगर मैं मान देता हूं कि मेरी nth टर्म ही सेकेंड टर्म है, तो मैं अपनी सीरीज को यहां पर भी काट सकता हूं, मैं अपनी सीरीज को यहां पर भी काट सकता हूं, मैं अपनी सीरीज को इसके आगे भी काट सकता हूं। चलो देखते हैं, अगर मैं अपनी सीरीज को दो टर्म्स पे ही काट दूं, मतलब अगर मैं n को 2 बोल दूं, सम ऑफ फर्स्ट टू n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट टू n इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट टू इवन नंबर्स, आई एम सॉरी। तो आप क्योंकि उसने nth टर्म कुछ बोली नहीं है, उस वो जनरल है, तो आप वहां पे अपनी मर्जी से काट सकते हो ना, क्योंकि nth टर्म तो उसने एक जनरल चीज बोली है, डिफाइन नहीं करी है। तो nth टर्म जरूरी थोड़ा ना कि 100वीं टर्म पे पहुंचोगे, 200वीं टर्म पे पहुंचोगे। ऐसी चीज सोचो ना जो तो आपको इजी फील कराए। तो मैंने बोल दिया किया, n को मैं 2 बोल सकता हूं, n को मैं 3 बोल सकता हूं, n को मैं 4 बोल सकता हूं, n को मैं 1000 बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं, मेरा रिजल्ट नहीं बदलेगा, मेरा रिजल्ट नहीं बदलेगा, क्योंकि रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम, इसलिए उसने इतनी जनरल बात करी है। तो अब देखो इसका दो टर्म्स का सम क्या है 4, डिवाइडेड बाय इसकी दो टर्म्स का सम क्या है 6, दैट इज द आंसर इज 2/3। अब ये आंसर मैं देखूंगा ऑप्शन में कहां पर है। अगर मैं nth टर्म को 2 मान लेता हूं, nth सेकंड टर्म मान लेता हूं, है ना, दो टर्म तक गया मैं सम निकालने के लिए, दैट इज n को अगर मैं 2 पुट करता हूं तो यहां पर आएगा 6 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 3/4, नॉट मैचिंग। यहां पर आएगा 6 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 3/2, अगेन नॉट मैचिंग। ठीक है, नॉट मैचिंग। यहाँ पे तुम लोग n की जगह 2 डालोगे तो 2/3 दिखेगा, हेंस करेक्ट आंसर जो तुम्हें वहां पर दिखा था। अब एक काम करो, एक बार ना तीन टर्म्स के भी देख लो। जब तुम इन तीन टर्म्स का सम करोगे बच्चों तो तुमको क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 4 + 5 9 डिवाइडेड बाय,
जब इन तीनों को करोगे 2 + 4 6, 6 + 6 12, क्या मिला 3/4। तो देखते हैं m की वैल्यू 3 डालने पे मेरे को 3/4 कहां मिलता है। m की वैल्यू आप क्या डालोगे 3 डालोगे, 3 डालते हैं तो ये बनेगा 9/11, गलत, 9/12 चाहिए, ये बनेगा 9/7, है ना, क्या बनेगा 9/7, हेंस गलत। ये बनेगा क्या, 3 डालना है ना, तो 3/4, और ये एक्चुअली है क्या 3/4 ही तो था ना, ऑलरेडी मैंने काटा हुआ था, आई एम सॉरी। तो 3/4, हेंस दोबारा तुम्हें ऑप्शन सी मिल रहा है। तो तुम अपनी सीरीज को कट शॉर्ट कर दो, मैंने ये फंडा सिखाया है तुम्हें कि जब तुम्हें जनरल चीज दे रखी हो तो तुम अपनी सीरीज को कट शॉर्ट कर दो। याद है तुम्हें मेरे एपी के वाले फंडे, जब तुम्हारे पास ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे थे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम क्या है, सेकंड और सेकंड लास्ट का क्या है, मैंने बोला अपने मन से सीरीज मान लो, तुम मत देखो जो उसने भयंकर सीरीज देखी है, क्योंकि अगर वो एक सीरीज के लिए ट्रू होगा तो वो हर एपी दुनिया जहान में जितनी भी एपी है उसके लिए ट्रू होगा। तो तुम्हें समझना पड़ेगा एपी कितना खूबसूरत चैप्टर है, कितना खूबसूरत पैटर्न देता है, तुम लोगों को मजा आया होगा आई होप। चलो एक क्वेश्चन कर डालो, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है तुम लोगों को, और फिर मैं तुम लोगों को एक ब्रेन टीजर, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाऊंगा। तो आज 3 चीजें तुम लोगों को सोने से पहले सोचनी है। तो ये हो गया एक बहुत बेहतरीन सवाल जो मैंने सुपर 500 में कराया है। दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां से हमारी विजुअलाइजेशन चेक होगी। The horizontal and the vertical distance between adjacent points of the grid shown is 1 unit। ये एकदम टिपिकल वैसा क्वेश्चन है जैसे तुमने अभी क्वेश्चन बैंक में अपने देखे हैं। क्वेश्चन बैंक में प्योरली विजुअलाइजेशन पे क्वेश्चंस आए हैं, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम लोगों की विजुअलाइजेशन में गैप है इसलिए तुम्हें मुश्किल लगे। तो तुमको बताना है ये एबीसी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। तो तुम लोग कैसे निकाल सकते हो, तुम लोगों को बहुत प्यारी विजुअलाइजेशन सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, तब जाके तुम लोगों को समझ आएगा कि ये आंसर कैसे निकलेगा। ऑप्शंस तुम्हें दिए हुए हैं, तो तुम लोगों को 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। चलो भाई बता दो। देखो सोचो, अगर मैं इसको बोल दूं डी, तो ट्रायंगल एडीसी का एरिया तुम निकाल सकते हो, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है यहाँ पे। तो तुम लोग बोलोगे सर हाफ इनटू 1 2 3 4, 1 2 3, दैट इज हाफ इनटू 4 इनटू 3 यूनिट्स, इसका आंसर आएगा। तो सर आप बोल दो इस पूरे वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल एडीसी का जो एरिया है इन स्क्वायर यूनिट्स, 6 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो गया। अब यार इस ट्रायंगल में से बच्चों मेरे को ये वाले ट्रायंगल तक पहुंचना है, कुछ भी करके मेरे को एरिया चाहिए इसका, ठीक है, मेरे को एरिया चाहिए इसका। तो तुम लोग बोलोगे सर ये चीज मैं कैसे माइनस कर दूं, ये चीज मैं कैसे माइनस करूं। तो इसके लिए ना तुम्हें थोड़ी सी विजुअलाइजेशन चाहिए होगी, और तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हें एरिया माइनस करना है ना पूरे ट्रायंगल में से टू गेट टू दिस एबीसी ट्रायंगल का एरिया, वो एक्चुअली क्या है, क्या क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है, और प्यारे प्यारे बालक मेरे को बताएंगे ये माइनस करना है। और दोनों ऐसी फिगर्स हैं जिसका एरिया तुम निकालना जानते हो। तो मेरे को जल्दी से बताओ कि तुम्हारे इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा। 1 2 3 1 2, दैट मीन्स हाफ इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो गया 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो 6 में से 3 तो हमने उड़ा दिया, ठीक है, तो 3 का गेम बच गया अभी बस। अब 3 में से ये भैया क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है, ये पैरेलल साइड्स है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, और आगे लगता है हाफ, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 2 1 2 3, दैट मींस 2 + 3 5 इनटू हाइट, हाइट इज 1 यूनिट। यही होता है ना, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, दैट मींस 5/2 इसका एरिया आ गया। तो भाई 6 में से तुमने 3 निकाले, बचे 3, 3 में से तुमने 5/2 मतलब 2.5 निकाले, बचा कितना, 3 में से 2.5 निकालोगे बचा आधा। तो तुम्हारा ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या आएगा, हाफ यूनिट्स, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। नॉर्मल बच्चा इसको विजुअलाइज कर ही नहीं पाएगा, नॉर्मल बच्चा इसको विजुअलाइज कर ही नहीं पाएगा। अगर ये क्वेश्चन पहली बार तुम लोग देखते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 1% जनता, और जो जनता तुम्हारे रॉकी भाई की जनता है, जो रॉकी भाई को फॉलो कर रही है, वही इस क्वेश्चन को बना पाएंगे।
बहुत मजेदार क्वेश्चन था, है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। चलो अब तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारा तीसरा होमवर्क क्वेश्चन जो तुम लोगों को करना है। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, तो अगर जिसको सॉल्यूशन देखना है रॉकी भाई के सेशन में इसका सॉल्यूशन भी है, वरना मैं इसको डिस्कस भी कर लूंगा दोबारा। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया तुम्हारा होमवर्क 3। तो अब तुम लोग जान लो तुम लोग को आज सोने से पहले क्या क्या करना है, ठीक है। सोने से पहले सबसे पहले तो तुम लोगों को मेरे पहले होमवर्क के बारे में सोचना है कि क्या सारे दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का, जितने भी इस ब्रह्मांड में दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 2 होता है। फिर दूसरा जो आपको विजुअलाइज करना है, सोचना है, वो क्या चीज है कि आप लोगों को मुझे बताना है क्या इस ब्रह्मांड में, इस जहान में जितने भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उसमें से एक हमेशा प्राइम नंबर होगा, चाहे आगे वाला हो चाहे पीछे वाला हो, उससे मतलब नहीं है। क्या आप इस ब्रह्मांड में, जहान में जितने भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को जानते हो, है ना, पॉजिटिव ही सोच लेना, चलो ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को जानते हो, क्या उनमें से एक हमेशा प्राइम नंबर होगा? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल आप लोगों के सामने, ठीक है। इसके अलावा यार कुछ प्यारी प्यारी खबरें दे देता हूं। मंडे से तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स की ऐसी विजुअलाइजेशन मिलने वाली है, किसमें? मैथ्स विद रॉकी भाई चैप्टर 2 में लाइव आऊंगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आऊंगा लेकिन लाइव आऊंगा, और तुम्हें इसमें लाइव जुड़ना है। मैथ्स विद लाइव क्यों लिख रहा हूं मैं, देख रहे हो, मैथ्स विद रॉकी भाई चैप्टर 2 कमिंग सून। तो बेटा वेट करना है इसका, और प्लीज इसके चालू होने से पहले ना मंडे तक अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर देना, तो तुम बेटर और बेटर विजुअलाइजेशन कर पाओगे मेरे साथ। तो इससे पहले तुम लोगों का एक बड़ा सा होमवर्क है कि तुम्हें पूरा मैथ्स का सिलेबस रिवाइज करना है। तुम्हारे पास काफी टाइम है, 3-4 दिन है, पकड़ो 3-3 4-4 चैप्टर डेली और रिवाइज कर डालो। उसके बाद बेटा फ्राइडे नहीं सैटरडे, हाँ संडे का भी मैंने सोचा नहीं है, प्लान बता दूंगा, ठीक है। सैटरडे आ रहा है भाई मैथ्स मेनिया, इतना प्यारा थंबनेल बनाया ना, तुम लोग बताना कैसा लगा है। शायद सेशन शेड्यूल भी हो गया होगा। तो ये मैथ्स मेनिया होगा लेट नाइट, चालू करेंगे 9:30-10 बजे से, और मतलब देखते हैं जब तक खींचने का मन करेगा खींचेंगे, ठीक है। तो मजा आएगा इसमें, ठीक है। चलो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी, और सेशन यार ऑलमोस्ट 1 आवर का हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, अब इस सेशन को यहीं पे ही हम लोग करते हैं समाप्त। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ मेरे को ये कॉन्सेप्ट शेयर करके, आई होप आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और कैसी तुम्हारी तैयारी चल रही है, तुम लोग नर्वस तो नहीं हो और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, मेरे को बताना। आई एम देयर टू हेल्प यू गाइज विद कॉन्सेप्ट, चाहे वो आपकी एकेडमिक रिलेटेड हेल्प करना हो, नॉन एकेडमिक रिलेटेड हेल्प करना हो कि सर कैसे मैं प्रेशर को हैंडल करूं, सर क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम को फोड़ने की, या लास्ट टाइम में क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तुम्हें कुछ भी लगता है जो तुम्हें पूछना है, तुम लोग कमेंट्स में डालो, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू गाइज। चल मिलते हैं दोबारा एक और बेहतरीन सेशन में, तब तक के लिए भाई शबा खैर और जय हिंद। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और मस्त रहो, स्वस्थ रहो।